आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताने वाला हूं सॉल्ट एनालिसिस की, जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो आपने सॉल्ट एनालिसिस को हैक कर लिया हो। दो सॉल्युबल ने मिलकर इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, तो मैं इसको बोलूंगा पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन। कि अगर आपने इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया तो दिस इज माय प्रॉमिस, सॉल्ट एनालिसिस आपको पैनिक नहीं कर सकता। जो आज तक आपके लिए 30 से 40 रिएक्शन थी, वो एक्चुअल में आपके लिए मात्र एक रिएक्शन रह गई है, जिसका नाम है हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज्यादा पेन देता है। जी हां, नाम है सॉल्ट एनालिसिस। सुनते ही आपको पेन फील होने लगा होगा। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताने वाला हूं सॉल्ट एनालिसिस की, जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो आपने सॉल्ट एनालिसिस को हैक कर लिया हो, तो आपको यह बात सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा, लेकिन जब आप इन रिएक्शंस को अच्छे से देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप बिलीव करेंगे कि हां, आपने सॉल्ट एनालिसिस को हैक कर लिया है। और ज्यादा बिलीव तो आपको तब होगा जब आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और आप उसको तुरंत रिप्लाई करेंगे कि यार ये रिएक्शन तो कुछ इस तरह से होती है और इसका रिजल्ट तो ये होना चाहिए। तो आपका फ्रेंड पहले तो यही बोलेगा कि भाई तूने क्या कैसे कैसे ये कैसे किया कि इतनी सारी रिएक्शंस जो हैं, कम से कम 250 प्लस रिएक्शंस हैं या 300 के अप्रॉक्स रिएक्शन है, तूने कैसे रट लिया इन रिएक्शंस को? तो उसको बोलना क्या, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। उसको बोलना दो बातें। पहली बात बोलना, पहले तो दिमाग से ये निकाल दे कि 250 या 300 रिएक्शन है। रिएक्शन केवल 5 टाइप की है। और दूसरी बात उसको बोलना कि मैंने रटी नहीं है रिएक्शंस, मैंने उनके पैटर्न को समझा है। और वो पैटर्न अगर मैं आपको जो आपके सामने रखने वाला हूं, अगर वो पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया, उसको फॉलो किया, तो दिस इज माय प्रॉमिस, मेरा वादा है आपसे कि आप सॉल्ट एनालिसिस को हैक कर जाएंगे। जी हां, आप सॉल्ट एनालिसिस को बहुत आराम से घोल करके पी जाएंगे और आपको बहुत अच्छा स्वाद आने वाला है। अब आप बोलेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, सॉल्ट एनालिसिस में 250-300 रिएक्शन है और आप कह रहे हो 5 रिएक्शन है। नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस में 5 टाइप की रिएक्शंस हैं। एक है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, एक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, एक है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक है थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन और एक है रेडॉक्स रिएक्शन। हमारे सिलेबस में 2 तरह के रेडिकल्स हैं जो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाए जाते हैं। एक है एसिडिक रेडिकल और एक है बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल यानी कि एनायंस, बेसिक रेडिकल यानी कि कैटायंस। बेटा इनमें जो काम आने वाली रिएक्शंस हैं, नो डाउट इन इट, इसमें कोई शक नहीं कि रिएक्शन कम से कम 250-300 हैं, लेकिन 250-300 टाइप की रिएक्शन नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्शन 250 या 300 के अप्रॉक्स हैं। टाइप तो केवल 5 है और वो ये टाइप है। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन इनमें से कहां काम आती है और कैसे काम आती है। कहने का मतलब है पूरा सॉल्ट एनालिसिस इन्हीं रिएक्शंस से मिलकर के बना है। तो हमें इन्हीं रिएक्शंस को आज बहुत अच्छे से फोकस करना है और उस पैटर्न को समझना है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकें, उन 250 या 300 प्लस जो भी रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सकें, उनको हैक कर सकें। कहते हैं ना कि हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है। अगर उस वीकनेस को सामने ला करके खड़ा कर दो तो फिर सामने वाला सरेंडर कर देता है, बोलता है भाई अब क्या करूं, अब तो इसने मेरी चीज जो वीकनेस थी वो पकड़ ली है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बस वही वाली बात है क्या कि अगर आपने इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया तो दिस इज माय प्रॉमिस, सॉल्ट एनालिसिस आपको पैनिक नहीं कर सकता। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए टाइम खराब किए बिना जल्दी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं क्या कि सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते समय आपको एक चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से कंपाउंड नेचर में सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड नेचर में इनसॉल्युबल होते हैं।
जब भी हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस डिटेल में पढ़ाया है, यहां तो मैं सिर्फ आपके सामने वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लेकर के आया हूं जो आपके बहुत काम आनी है। अदरवाइज जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं बेटा, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनवा देते हैं कि भाई ये कंपाउंड सॉल्युबल है, ये कंपाउंड इनसॉल्युबल है। ओके, तो ये लिस्ट आपको मेरे ग्रुप पे भी अवेलेबल है, जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है उस पे भी मैंने डाली हुई है। अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़े हुए हैं तो नो डाउट इन इट, वहां पर भी ये लिस्ट अवेलेबल है। सॉल्ट एनालिसिस का जो डे 1 पहला लेक्चर होता है उसमें मैं ये चीज पढ़ा देता हूं, तो वहां से आप इस लिस्ट को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि कौन से कंपाउंड सॉल्युबल हैं, कौन से कंपाउंड इनसॉल्युबल हैं, तो इनमें से एक रिएक्शन, बाकी रिएक्शन आपको इतना परेशान नहीं करेंगी, एक रिएक्शन जो होती है ना आयन एक्सचेंज रिएक्शन, वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए भैया शुरुआत करते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला, वैसे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, 300 प्लस के करीब है, लेकिन कितने टाइप की हैं, तो वो है भाई 5 टाइप की, और वो ये सब है। तो सबसे पहले हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन की स्टडी करेंगे। देखिए, आयन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ते समय हम दो तरह के सॉल्ट की बात करेंगे, एक जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, एक जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले जैसे सॉल्युबल कंपाउंड की मैं बात करूं, तो जहां पे भी मुझे किसी कंपाउंड को बताना है सॉल्युबल, वहां पे मैं राइट का निशान इस तरह से टिक कर दूंगा, और जिस कंपाउंड को मुझे इनसॉल्युबल बताना है, क्या बताना है बेटा, इनसॉल्युबल बताना है, उसके आगे मैं क्रॉस का निशान टिक कर दूंगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आयन एक्सचेंज रिएक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बताता चलूंगा कि भाई ये रिएक्शंस कहां कहां काम आती हैं, तो आइए मैं आपको बता दूं। आयन एक्सचेंज रिएक्शन सबसे ज्यादा काम आती है बेटा बेसिक रेडिकल में। ऐसा नहीं है कि एसिडिक रेडिकल में काम ना आती हो, लेकिन मैंने कहा सबसे ज्यादा काम आती है बेसिक रेडिकल में। रीजन बीइंग, वहां पे डायरेक्ट पीपीटी रिएक्शन हम पढ़ रहे होते हैं। बेसिक रेडिकल में क्या पढ़ रहे होते हैं, पीपीटी रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, डायरेक्ट भिड़ते ही, कुछ नहीं, सीधे क्या पढ़ना शुरू करते हैं कि इसका इससे रिएक्शन कराया, बताओ क्या बनेगा। तो पीपीटी रिएक्शन चल रही होती है। तो पीपीटी रिएक्शन सबसे ज्यादा काम आती है बेसिक रेडिकल में। तो आइए, कितने टाइप की होती है भाई, 4 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन। AgNO3 सॉल्युबल है, NaCl सॉल्युबल है, बैठे बैठे कुछ नहीं करना है सिवाय आपको आयन एक्सचेंज कराना है। तो आयन एक्सचेंज करा के देखिए, मैं तो कहता हूं वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा अपने आप आयन एक्सचेंज करा के देखिए। तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आइए देखे लेते हैं क्या क्या बनेगा। एक बनेगा बेटा NaNO3 और एक बनेगा AgCl। आयन एक्सचेंज करने पे यही बनता है, NaNO3 को ले उड़ा और AgCl को ले उड़ा। अब NaNO3 कैसा होता है बेटा, सॉल्युबल होता है, लेकिन AgCl कैसा होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। पीपीटी का मतलब समझते होगे आप लोग, कंपाउंड जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक टर्बिडिटी भी तो होती है, बेटा वो भी पानी में इनसॉल्युबल होती है, लेकिन वो नीचे सेटल नहीं होती है, सॉल्यूशन में सस्पेंड रहते हैं पार्टिकल्स। पीपीटी नीचे सेटल हो जाते हैं, लेकिन वो नीचे सेटल नहीं होती है। एनीवेज, तो बाय द एंड समरी इज दिस, आयन एक्सचेंज हुआ। आयन एक्सचेंज होने पे ये दो कंपाउंड बनकर के सामने आए। दो सॉल्युबल कंपाउंड ने क्या किया, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाया या नहीं बनाया, हां सर बनाया। ये कैसा है बेटा, इनसॉल्युबल कंपाउंड है। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड है जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि दो सॉल्युबल ने मिलकर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो मैं इसको बोलूंगा पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन। क्या बोलूंगा, पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन। अब जरा मैं कहता हूं सेकंड रिएक्शन को देखो और आयन एक्सचेंज कराओ वीडियो पॉज करके। होपफुली कर लिया होगा। आइए देखते हैं आयन एक्सचेंज कराने पे क्या बनेगा। एक तो बनेगा ZnS और एक बनेगा बेटा BaSO4। ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, इनसॉल्युबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो सॉल्युबल ने मिलकर दो इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, यानी कि कहने का मतलब है दो पीपीटी का फॉर्मेशन किया। नाम पड़ गया डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन। बाय द वे, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस कॉम्बिनेशन को, किस कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को हम लिथोफोन के नाम से जानते हैं। एज ए डाई यूज होता है, ठीक है ना।
तो लिथोफोन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे अभी आपने क्या देखा, पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन देखी और डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन आपने समझी, यानी कि आयन एक्सचेंज के दो पार्ट देखे। आइए बाकी बचे हुए दो पार्ट देखते हैं। अगला आता है पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन। पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो कभी सॉल्युबल था वो अब इनसॉल्युबल हो गया, जो कभी इनसॉल्युबल था वो सॉल्युबल हो गया। कैसे? आइए, ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। अब पीपीटी क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ, तो पीपीटी भी बदल गया। जरा ध्यान से देखना, NaOH और यहां पे क्या बन गया? CaCO3। और ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कह रहा हूं। पहले हाइड्रोक्साइड का आयन, जो हाइड्रोक्साइड का जो भी सॉल्ट था, कंपाउंड था, वो हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्ट, कंपाउंड, वॉटएवर जो भी था, वो इनसॉल्युबल था। और अब कैसा हो गया? सॉल्युबल। पहले कार्बोनेट का जो कंपाउंड था, ठीक है ना, कार्बोनेट आयन का जो कंपाउंड था वो कैसा था? सॉल्युबल। अब कैसा हो गया? इनसॉल्युबल। कहने का मतलब है पीपीटी ने क्या कर लिया बेटा? एक्सचेंज कर लिया। एनायंस ने अपने आप को एक्सचेंज करके पीपीटी को एक्सचेंज कर दिया। पहले जो सॉल्युबल था अब वो इनसॉल्युबल हो गया, पहले जो इनसॉल्युबल था वो सॉल्युबल हो गया, पहले जो सॉल्युबल था अब वो इनसॉल्युबल हो गया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्या? ये कहलाती है पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन। अब इसमें एक कंडीशन देखने वाली है कि ये रिएक्शन कब आगे जाएगी। तो भाई ये डिपेंड करती है केएसपी वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करती है बेटा? केएसपी वैल्यू पर। देखिए, केएसपी ज्यादा होगा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, केएसपी कम होगा कंपाउंड कम सॉल्युबल होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जब मैं रिएक्शन कराऊं और मुझे उधर एज ए प्रोडक्ट पीपीटी मिले, तो फिर सीधी सी बात है ना भैया कि रिएक्टेंट का केएसपी ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट का केएसपी कम होना चाहिए, तभी तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में वहां पर पीपीटी बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है। अब ये आपको कैसे पता होगा भाई? केएसपी तो आपको भी पता है कि वैल्यूज फ्रंट पेज पे जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी पता है कि हर एक केएसपी वैल्यू तो बच्चा याद रख नहीं सकता। फिजिकल केमिस्ट्री वाले भी ये बात बता चुके होंगे आप लोगों को, तो होपफुली ये बात आपको पता होगी। तो केएसपी वैल्यूज क्या होती हैं बेटा? एग्जाम के जो फ्रंट पेज होता है ना पेपर का, उस पे अक्सर मेंशन होती हैं, या फिर जहां क्वेश्चन पूछा है वहां पे मेंशन होती हैं। हर एक केएसपी वैल्यू हर एक बच्चे को याद हो ये जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के केएसपी वैल्यू से हम जज कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी या नहीं भागेगी। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? पीपीटी डिसोल्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब? एक पीपीटी था लाइक दिस जो कि डिसॉल्व हो गया। आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे, क्या आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे कि फला फला कंपाउंड फला फला एसिड में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है। यह चीज आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो बेटा अब इसके पीछे क्या खेल है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि BaCO3 है और मैं HNO3 में इसको डालता हूं, तो क्या बनेगा बेटा? BaNO3 बनेगा। हां, और ये कैसा होता है? नेचर वाइज सॉल्युबल होता है। ओके, और आयन एक्सचेंज होने से क्या बनेगा बेटा? H2CO3 बनेगा। हां बनेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी एसिड अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है? नहीं। अपने से वीक का फॉर्मेशन कर सकता है, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बनने वाला जो प्रोडक्ट है H2CO3 ऑफ कोर्स वो एक वीक एसिड है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब बनने वाला जो प्रोडक्ट जो एसिड है वो वीक होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जरा यहां पे देख लीजिए, दिस रिएक्शन ऑकर्स, है ना, इफ यूज एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। यानी कि प्रोडक्ट वाला जो एसिड है वो वीक होना चाहिए, किससे? रिएक्टेंट वाले एसिड से। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के जिन बच्चों ने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा हुआ है, अगर वो इस समय इन रिएक्शंस को देख रहे होंगे तो वो खुद दिल पे हाथ रख के इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हां सर ये बात तो सही है, यही रिएक्शंस हमने कहां पढ़ी थी? पूरे बेसिक रेडिकल में पढ़ी थी।
तो बेसिक रेडिकल की ज्यादा नहीं, बस यही कोई कम से कम 30 से 40 रिएक्शन मैंने इन रिएक्शंस में खत्म कर दी हैं। जो आज तक आपके लिए 30 से 40 रिएक्शन थी, वो एक्चुअल में आपके लिए मात्र एक रिएक्शन रह गई है, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। कहने का मतलब है वो 30 से 40 रिएक्शन इन्हीं में से कोई एक होगी, इन चारों में से कोई एक होगी। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है? या तो जिसमें पीपीटी फॉर्मेशन हो, या डबल पीपीटी फॉर्मेशन हो, या पीपीटी एक्सचेंज हो, या पीपीटी डिसोल्यूशन रिएक्शन हो। तो ये हमारी चारों आयन एक्सचेंज रिएक्शंस हो गई, जो मैक्सिमम बेसिक रेडिकल का पार्ट कवर करती हैं। अब आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने और बोला गया बताओ भाई इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है ना? तो अब आप कैसे पहचानोगे? जरा ध्यान से देखो। क्या BaCO3 HCl में सॉल्युबल है? क्या BaCO3 H3BO3 में पॉसिबल है, सॉल्युबल है? क्या ये इसमें सॉल्युबल है? क्या ये इसमें सॉल्युबल है? मैं कहता हूं इनमें से आगे वही रिएक्शन जाएगी, आई रिपीट, इनमें से आगे वही रिएक्शन जाएगी जिनके प्रोडक्ट के तौर पे बनने वाला जो एसिड है वो वीक होगा, किससे? रिएक्टेंट से। तो क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये देखना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, हमें देखना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आइए जरा देखते हैं। HCl और H2CO3 की अगर मैं बात करूं तो HCl कंपैरेटिवली वीक होता है एज कंपेयर टू H2CO3 के। आप बोलेंगे कैसे पता? आप पीके वैल्यू देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। HCl वीक होगा H2CO3 से। बोरिक एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड होगा एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड के, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एसिडिक एसिड HCl ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू H2CO3 के। तो भैया ये आगे जाएंगे, तो ये दो रिएक्शन नेचर में पॉसिबल नहीं है और ये दो रिएक्शन नेचर में पॉसिबल है। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, कहां पे पैनिक होते हैं? जब उनके सामने एक क्वेश्चन आता है, उनको रटवाया जाता है। बेसिकली कैसे रटवाया जाता है? अरे भाई याद रख लेना, ये कंपाउंड फला फला एसिड में सॉल्युबल होता है, ये कंपाउंड फला फला एसिड में इनसॉल्युबल होता है। अब बच्चा मन ही मन गरियाता है, बोलता है यार हद कर रहे हो, ये याद रख लेना, वो याद रख लेना, क्या क्या याद रख लूं है। और इसीलिए वो इनऑर्गेनिक को बहुत अलग लेवल पे ले जा करके देखता है। उसको लगता है रटने वाला सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है, जो कि इनऑर्गेनिक बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो भाई साहब आप बड़े आराम से 30 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से करेक्ट करके आ सकते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने का परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैथ्स फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेन करके चीजों को आपके सामने रखा जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन करके सामने नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और एक बार मान लो किसी के प्रति आपका कोई माइंडसेट बन गया, तो फिर वो कुछ भी कर ले, वो सब्जेक्ट आपके लिए, वो इंसान कुछ भी कर ले, फिर आपकी वो साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले कि आपकी साइकोलॉजी खराब हो इनऑर्गेनिक को लेकर के, मैं चाहता हूं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को दिल से समझिए, ध्यान से समझिए। अभी तो शुरुआत की है लेक्चर की हमने, अभी तो देखते जाइए सामने आपके क्या क्या आने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने वाला हूं, ताकि आप सॉल्ट एनालिसिस को निचोड़ दें, अच्छे से घोल के पी जाएं, मैं तो चाहता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी में भैया सॉल्ट की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वीकनेस महसूस होती है। और इसी तरह से पेपर में सॉल्ट एनालिसिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो नंबरों की कमी महसूस होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following reactions are not possible? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है? मैं कहता हूं थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। चलिए, आप लोगों ने होपफुली सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं बता देता हूं, इनमें से कोई सी भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बहुत से बच्चों का आंसर क्या होगा? बीसीडी तो आया होगा, बहुतों ने आंसर बीसीडी तो दिया होगा, लेकिन ए को लेकर के बहुत से कंफ्यूज होंगे, भाई साहब ए क्यों नहीं? तो ए पे भी आऊंगा, पहले बीसीडी को निपटाए देते हैं।
देखिए सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कब होता है? जब वो आयंस में टूटता है। और इमेजिन करिए कि अगर कोई आयंस में टूटेगा नहीं तो फिर वो पानी में घुलेगा नहीं। तो ये क्रॉस 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 बता रहे हैं कि कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल है। और जो टूटेगा नहीं वो घुलेगा नहीं। आई रिपीट, जो टूटेगा नहीं वो घुलेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि अगर ये आयंस में टूटेगा नहीं तो ये आयंस में घुलेगा, पानी में घुलेगा नहीं, यानी कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो BCD नेचर में पॉसिबल नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे मैं बता दूं आए नहीं, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, आप उठा करके देखिए PYQ आपको मिलेगा। तो वहां पे हमें यही चीज देखनी थी कि भाई कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो भाई ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब बात आती है कि भाई ए रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है। आप एक बात बताइए कि जब आपने रिएक्टेंट लिया तो वो भी पानी में सॉल्युबल था। हां सर, बात तो सही है। और जब आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट उनसे बनाया तो वो भी पानी में सॉल्युबल थे। हां, बात तो सही है। तो भाई जब आप कह रहे हो कि रिएक्टेंट भी सॉल्युबल है और अगर उनसे वो आयन एक्सचेंज कर ले तो बनने वाला प्रोडक्ट भी सॉल्युबल है, तो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा ही क्यों? वो तो आराम से आयंस के फॉर्म में तैरते रहेंगे ना पानी में, आराम से। वो तो आयंस के फॉर्म में बने रहेंगे ना। वो आयन एक्सचेंज करेंगे क्यों? भाई आयन एक्सचेंज होना हमें कैसे पता चलता है? या तो पीपीटी आए या पीपीटी जाए। तो भैया जब बनने वाला कंपाउंड भी सॉल्युबल ही होगा और जो आपने पानी में डाला वो तो सॉल्युबल है ही, तो ना तो पीपीटी गया ना पीपीटी आया। तो सीधी सी बात है, जब कुछ नजर नहीं आया यानी कि रिएक्शन नॉट पॉसिबल। वो आयंस वैसे ही पड़े रहेंगे। आप NaCl है 2 मिनट के लिए मान लीजिए और सामने आपके 2 मिनट के लिए मान लीजिए NaCl है, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैं कहता हूं सामने कौन है? KNO3 है, ये भी पानी में सॉल्युबल है। और मान लो K+ है और NO3- है, ये भी K+NO3- पानी में सॉल्युबल है आयंस के फॉर्म में। तो जब भाई अगर ये आयन एक्सचेंज करते हैं 2 मिनट के लिए, मान लो NaNO3 बनाता है और KCl बनाता है, तो वो भी तो पानी में सॉल्युबल होंगे। तो वो आयन एक्सचेंज करेंगे ही क्यों? वो तो पानी में आयंस के फॉर्म में तैरते रहेंगे। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है, कभी भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, राइट रॉन्ग लगा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की रिएक्शन वो उसने पूछी है। कभी कभी पूछ लेता है कोई रिएक्शन देके कि बताओ ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है, बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो आप इस तरह से राइट रॉन्ग लगा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जिन बच्चों ने, फिर याद दिला रहा हूं कि जिन बच्चों ने अगर सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है तो अभी तक वो इन रिएक्शंस को देख के समझ गए होंगे मैक्सिमम रिएक्शन आयन एक्सचेंज पे बैठी हुई है। इसको हमने लिया, इसको इससे रिएक्ट कराया, बताओ क्या बनेगा? अबे आयन एक्सचेंज कराओ, पता चल जाएगा क्या बनेगा। यही तो रिएक्शन है। तो एक साथ मैंने आपकी कम से कम 30 से 40 रिएक्शंस, कम से कम आई थिंक 50 तो होंगी ही होंगी, इतनी रिएक्शंस आयन एक्सचेंज, मात्र आयन एक्सचेंज के थ्रू हमने खत्म कर दी। तो 300 में से मान लो 50 रिएक्शन तो हम अभी तक साफ कर गए, अब बची कितनी? 250। आइए उनका भी नंबर लगाते हैं। अगला आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन बहुत ही दुखदाई रिएक्शन होती है। पता ही नहीं चलता है कब कहां कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब कहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। फला ने फला से रिएक्शन की, अचानक कॉम्प्लेक्स बन गया, हम आयन एक्सचेंज करके बैठे हुए थे, वहां कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। फला ने फला से रिएक्शन की, हम कॉम्प्लेक्स बना करके बैठे हुए थे, पता चला नहीं नहीं वहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, आयन एक्सचेंज ही हो गया। कहने का मतलब यह है कि यह चीज आपको हमेशा पैनिक करती है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कब कहां कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब कहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 2006 में, और ऐसा नहीं है कि 2006 के बाद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये तो मैं सिर्फ आपके लिए एग्जांपल के तौर पे लाया हूं। ऐसे और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये रिएक्शन जो है आपको भयानक जबरदस्त तरीके से किसमें यूज होती हुई दिखाई देंगी? बेसिक रेडिकल में यूज होती हुई दिखाएंगी।
बहुत जबरदस्त तरीके से बेसिक रेडिकल में यूज होती हुई दिखाई देंगी। तो आइए जरा मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, और विद एग्जांपल बताऊंगा। ये भी नहीं कि विदाउट एग्जांपल, आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो ऐसा होता है या नहीं होता है। आइए, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यूएसपी नंबर 1 नाम देता हूं मैं इसको। क्यूएसपी नंबर 1 का मतलब होता है, क्यूएसपी का मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो क्यूएसपी 1 कहता है कि अगर मेटल एस या पी ब्लॉक का हो, आई रिपीट, मेटल कहां से हो? एस या पी ब्लॉक से हो। मेटल कहां से हो? एस या पी ब्लॉक से हो। यह बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये WFL के साथ एक्सिस में कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखाई देंगे। जी हां, अगर मेटल कहां से हो? एस या पी ब्लॉक से हो, तो ये आपको WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये बेटा आपको दिखाई दे रहा है पीबी। मान लीजिए कि पीबी का कोई सॉल्ट है, हमने Pb+2 ले लिया, मान करके चलते हैं कि पीबी का कोई सॉल्ट है, और ये सामने हमने रिएजेंट ले लिया KI। अब KI में K को भूल जाओ, सिर्फ I को ध्यान रखो। क्या I माइनस WFL नहीं है? हां सर, WFL है, बिल्कुल है। तो हमने क्या किया? आयन एक्सचेंज कराया। हमने क्या किया? आयन एक्सचेंज कराया, और हमको यहां पर PbI2 बनता हुआ नजर आया। और PbI2 कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। कहने का मतलब है येलो कलर पीपीटी होता है। कहने का मतलब है येलो कलर पीपीटी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? Pb+2 लिया। क्या Pb पी ब्लॉक का एलिमेंट है? हां है। क्या KI में I WFL है? हां है। हमने इसकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन कराई, और हमने यहां पे PbI2 बनाया, जो कि एक पीपीटी है। अब PbI2 हमारा बनकर के तैयार हो गया? हां, हो गया। अब हमने क्या किया? KI को एक्सिस में लेना शुरू किया। KI को क्या किया? एक्सिस में लेना शुरू किया। अब आप बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टेस्ट ट्यूब है, और इसमें Pb+2 आयन थे, हमने KI मिलाया, हमें पीपीटी बनता हुआ नजर आया, येलो कलर पीपीटी। हम यहीं पे नहीं रुके, हमने उसमें KI को मिलाना शुरू किया। मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, देखते गए क्या? धीरे धीरे येलो कलर का जो पीपीटी था वो साफ हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो येलो कलर का पीपीटी जैसे ही डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, हां, क्यों? क्योंकि वहां पे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। जैसे ही PbI2 का येलो कलर पीपीटी डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब निकलता है कि वहां पे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। कहने का मतलब है PbI2 जैसे ही बना है, हम रुके नहीं, KI को मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, और एक कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। तो क्या ये इस QSP को फॉलो कर रहा है? हां सर, बिल्कुल कर रहा है। क्या? कि अगर मेटल एस या पी ब्लॉक का हो, तो वो WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप उठा करके देखिए बेसिक रेडिकल, ग्रुप 1 में Pb+2 आयन है या नहीं है? हां सर, बिल्कुल है। क्या वहां पे उसकी रिएक्शन KI से कराई जाती है? हां सर, बिल्कुल कराई जाती है। तो भैया KI से रिएक्शन करवा तो रहा हूं, जब कह तो रहा हूं कि एक पी ब्लॉक या एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर उसके सामने WFL लाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आइए दूसरे QSP पे चलते हैं। QSP नंबर 2 पे चलते हैं। QSP नंबर 2 क्या कहता है? QSP नंबर 2 कहता है कि अगर मेटल एस या पी ब्लॉक का है, सॉरी, अगर मेटल डी ब्लॉक का है, किसका है? डी ब्लॉक का है। तो मेटल अगर डी ब्लॉक का है तो वो SFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेगा। अगर मेटल कहां से है बेटा? डी ब्लॉक से है, तो वो SFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेगा। क्या बनाना पसंद करेगा? SFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेगा। कैसे? आइए,
ये मान लीजिए Zn है, हाँ है, और Zn का हमने कोई सॉल्ट लिया, ओके ले लिया। अब Zn का हमने सॉल्ट ले लिया तो Zn किसका है, डी ब्लॉक का मेटल है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, डी ब्लॉक का मेटल बिल्कुल है। और ये सामने हमने क्या ले लिया, केसीएन ले लिया। क्या ले लिया, केसीएन ले लिया। केसीएन ले लिया तो बेटा सामने पहले आयन एक्सचेंज होगा, हाँ होगा। क्या बनेगा, ZnCN होल ट्वाइस बनेगा, हाँ बनेगा। ये एक व्हाइट कलर पीपीटी होगा। लेकिन हम यहां नहीं रुके, हमने क्या किया, ZnCN होल ट्वाइस बना है, KCN को हम मिलाते गए, देखते देखते वो पीपीटी गायब हो गया, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर पीबी पी ब्लॉक का था, हां था। I माइनस WFL था, हां था। क्या कॉम्प्लेक्स बना, हां बना। क्यों बना, क्योंकि S और P ब्लॉक के मेटल WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां पे मेटल डी ब्लॉक का था, हां था। SFL है, हां है। कॉम्प्लेक्स बनेगा, हां बनेगा। आइए देखिए, डी क्या जिंक डी ब्लॉक का है, हां है। KCN में CN माइनस जो SFL है, हां बिल्कुल है। CN माइनस कौन है बेटा, SFL है। तो भैया कॉम्प्लेक्स बनाने में ये सफल है। और यहां पे ये WFL है, तो ये इसलिए सफल है क्योंकि भैया ये P ब्लॉक है। तो ये बात समझ में आई। अब यहां से एक पॉइंट निकल करके सामने आता है, क्या कि ऐसा P ब्लॉक के मेटल WFL के साथ और D ब्लॉक के मेटल SFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैं कहता हूं इनका उल्टा कर दो, मैं कहता हूं इनका उल्टा कर दो। यानी कि S और P ब्लॉक के मेटल WFL SFL के साथ और D ब्लॉक के मेटल WFL के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। आइए उनका भी एग्जांपल देखे लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर पीबी है, क्या है, पीबी है, और ये सामने केसीएन है। आयन एक्सचेंज कराना है, बिल्कुल कराओ ना, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल कराओ। आयन एक्सचेंज होगा, पीबीसीएन होल ट्वाइस बनेगा, पीपीटी बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई शक नहीं है, पीपीटी बनेगा। और हम आयन एक्सचेंज को मना भी नहीं कर रहे, आयन एक्सचेंज बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तो केएसपी पे डिपेंड करता है कौन पीपीटी बनाएगा नहीं बनाएगा। लेकिन बात आती है कॉम्प्लेक्स की। साइनाइड एसएफएल है, साइनाइड एसएफएल है, और जो मेटल है पीबी वो पी ब्लॉक है। क्या है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दोनों आपस में मिलकर के, नहीं। पी ब्लॉक तो केवल WFL के साथ और डी ब्लॉक SFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कैसे कि PbCN होल ट्वाइस और ये आप लिया KCN लिया, आंसर नो रिएक्शन। अब अगर आपको बोलना पड़े कि इसको कैसे बोलूंगा, तो आप इसको ऐसे बोलना कि ये एक टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने Pb+2 आयन लिए हुए थे, KCN मिलाया, हमें तुरंत पीपीटी बनता हुआ नजर आया। लेकिन अब हम KCN को एक्सेस में मिलाते जा रहे हैं, पीपीटी गायब होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों, क्योंकि P ब्लॉक का मेटल साइनाइड के साथ, बोले तो SFL के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, इसलिए पीपीटी का कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, पीपीटी जस का तस बना हुआ है। अब मैं कहता हूं जल्दी से अपने सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स उठाओ और उसमें क्या कहते हैं वो बेसिक रेडिकल देखो, और उसमें देखोगे आप यही सारी रिएक्शन है जो आप रट्टा मारते रहते हो बैठ करके, यही सारी वो रिएक्शंस हैं जो आप रट्टा मारते रहते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये एग्जांपल हमने किसका देखा था, पी ब्लॉक का SFL के साथ। अब डी ब्लॉक का WFL के साथ देखो, ये क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये Zn+2 है। क्या है लाला, Zn+2 है। या मैं तो कहता हूं एक बेस्ट एग्जांपल और लेता हूं, Ag+ ले लो भाई। क्या ले लो, Ag+। ओके, यहां पे क्या ले लो, KCl ले लो, या क्या कहते हैं Ki ले लो, वॉट एवर जो भी लेना है ले लो। बात समझ में आ रही है, तो Ki ले लेते हैं। क्या ले लिया, Ki ले लिया। क्या बनेगा, AgI बनेगा, क्योंकि पीपीटी एक्सचेंज करने से कोई नहीं रोक सकता। आयन एक्सचेंज रिएक्शन करना तो है, बनता है, बनने दो।
ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, मैं एक्सिस ऑफ Ki मिलाता जा रहा हूं। क्या करता जा रहा हूं, मिलाता जा रहा हूं। पीपीटी जाने का नाम ही नहीं ले रहा, एजीआई जस का तस बना हुआ है। रीजन, एजी प्लस जो है वो एक डी ब्लॉक मेटल है और आई माइनस कौन है, WFL है। तो रिएक्शन जाने का नाम ही नहीं ले रही आगे। वो पीपीटी जस का तस बना हुआ है, येलो पीपीटी बनकर के तैयार हो जाता है, वो जस का तस बना हुआ है, वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दिमाग में ये चीज बैठा लो, क्या कि भैया डी ब्लॉक वाले SFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं और P और S ब्लॉक वाले WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। तो अगर इतनी सी चीज आपके दिमाग में बैठ गई, बात समझ में आई, अगर इतनी सी चीज आपके दिमाग में बैठ गई तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई होंगी। आयन एक्सचेंज रिएक्शन में ये दोनों प्रॉब्लम रहती हैं कि कब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो होपफुली ये तो आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक QSP इसमें और बचता है, ये QSP नंबर 2 था ना, एक QSP और बचता है और वो है QSP नंबर 3। कभी कभी आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक के जो मेटल हैं वो WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? S और P ब्लॉक के मेटल कॉम्प्लेक्स बनाए, समझ में आता है। डी ब्लॉक के मेटल WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। जैसे मान लो कि ये Zn+2 है, ठीक है, Zn+2 है, ओके। अब ये Zn+2 है, सामने कौन है, NaOH है। नेचुरल है कि ZnOH होल ट्वाइस बनेगा, क्योंकि हम आयन एक्सचेंज होने से नहीं मना कर रहे, आयन एक्सचेंज तो होता है, होने दो। लेकिन मुद्दा यह है कि ये पीपीटी बनकर के तैयार हो गया व्हाइट कलर का। मुद्दा यह है कि क्या ये पीपीटी और आगे NaOH मिलाने पर, और आगे NaOH मिलाने पर क्या ये पीपीटी गायब होगा? अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिंक कौन है, डी ब्लॉक है, और आपका OH माइनस कौन है, WFL है। तो कायदा तो यह कहता है कि यहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए था, कायदा तो यह कहता है कि यहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मजे की बात यहां कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर NaOH मिलाते जाओगे, मिलाते जाओगे, मिलाते जाओगे, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स यहां पे जो पीपीटी था वो डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्यों, किस लिए? तो इसके पीछे बहुत सिंपल सी कंडीशन है, क्या कि अगर मेटल एम्फोटेरिक है, अगर मेटल एम्फोटेरिक है, फिर चाहे वो S ब्लॉक का हो, P ब्लॉक का हो या D ब्लॉक का हो, किसी भी ब्लॉक का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो NaOH बोले तो OH कौन है, WFL, उसमें क्या करेगा, सॉल्युबल होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, क्या सर आप तो बड़े क्या कहते हैं डंके की चोट पे पढ़ा रहे थे कि डी ब्लॉक के मेटल हैं, WFL के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, फिर ये इसने OH के साथ कैसे बना दिया, क्या OH SFL हो गया? नहीं भाई, मैंने कब कहा OH SFL हो गया? OH माइनस तो WFL था, है और रहेगा। बेसिकली एम्फोटेरिक है, जिंक एम्फोटेरिक है। आप समझिए कि बेस बेस में सॉल्युबल नहीं होता, बेस बेस में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन एम्फोटेरिक तो सॉल्युबल हो सकता है बेस में और एसिड में, दोनों में। तो मेटल के जितने भी कंपाउंड, मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो यूजुअली बेसिक होते हैं। लेकिन जो एम्फोटेरिक है
भाई वो तो डिसॉल्व होंगे ना बेस में, तो बेस में सॉल्युबल नहीं हो सकता, लेकिन जो एम्फोटेरिक है वो तो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो फिर जब ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं, कैसे होते हैं एम्फोटेरिक, फिर इनके लिए मायने नहीं रखता कि ये क्या कहते हैं एस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं, किसके हैं, ये बड़े आराम से WFL के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि पीपीटी गायब हो जाता है। अब इन 3 रिएक्शन के अलावा मुझे कुछ चौथा दिखाओ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो मैं जानूं, तो मैं मानूं। तो मैंने आपकी ज्यादा नहीं, मात्र वापस से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस में कम से कम 20 से 22 कैटायन है। अगर मैं सारे कैटायंस जोड़ना शुरू करूं, हर एक ग्रुप के टोटल 7 ग्रुप हैं जीरो को मिला करके, तो सभी ग्रुप्स के अगर मैं कैटायन जोड़ूं तो करीब करीब 20-22 कैटायन है हमारे पास। और उन 20-22 कैटायंस में हर एक कैटायन में कम से कम 4 रिएक्शंस ऐसी हैं, NaOH के साथ, Ki के साथ, KCN के साथ, NH4OH के साथ, यानी कि 2 रिएक्शन WFL के साथ है, 2 रिएक्शन SFL के साथ हैं। तो 2 मिनट के लिए मान लो 20 कैटायन भी हैं और हर एक कैटायन की 4 रिएक्शन भी आपने मान ली, तो अब आप देख लो भैया कि हमने और आगे कम से कम ऐसी 60, 70, 80 रिएक्शन और हमने कवर कर ली। सिंपल। तो ये तरीके होते हैं बेटा रिएक्शंस को कवर करने के। ये थोड़ी ना होता है कि जहां पे एक रिएक्शन 10 जगह आई तो उसको 10 जगह याद करने में लगे हैं, इसीलिए तो आप पैनिक कर जाते हो, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक वे में नहीं आगे बढ़ना चाहते हो। और लोग बाग भी, मैं फिर कहूंगा, लोग बाग भी आपके साथ क्या करते हैं, गेम खेल जाते हैं। वो आपको हलवा हलवा चीज पढ़ा करके चले जाते हैं, सिर्फ उतना बताना चाहते हैं जितना कि आपको समझ में आ जाए। इतना पेन कौन लेगा और क्यों लेगा इतनी बारीकी से? अगर इतना पेन कोई ले ले तो बच्चे का 99% पेन खत्म हो जाए ना। तो यही सोच करके हम लोगों ने आपके सामने ये पेन किलर सीरीज रखी है, ताकि ये जो पैनिक करने वाली सिचुएशंस होती हैं बेटा, ये आपकी हमेशा के लिए फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से हर कोई बच्चा बता देगा। CuSO4 अगर क्या कहते हैं ऑन एडिशन ऑफ KCN क्या बनाएगा भाई? कॉम्प्लेक्स बनाएगा और क्या बनाएगा? दिस वन, ठीक है ना। Cu प्लस 2n रिड्यूस हो जाता है, +1 में चला जाता है और +1 में जाकर के वहां पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है K3CuCN4। इसकी पूरी मैकेनिज्म रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, ये मैंने क्या कहते हैं नोट्स में भी बताई हुई है, आप एक बार वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं किसी भी मेरे बैच में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे आसान, सबसे सिंपल सोबर, ठीक है ना, ज्यादा इसमें अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आप एसिडिक रेडिकल पढ़ रहे होते हो या बेसिक रेडिकल पढ़ रहे होते हो, तो ये कॉमन रिएक्शन है, दोनों में कहीं पे भी काम आ जाती है, बराबर बराबर काम आती है। जितना एसिडिक रेडिकल में काम आती है उतनी बेसिक रेडिकल में भी काम आती है, बराबर बराबर काम आती है। जैसे मान लो आपके सामने HCl है, क्या है? HCl है। और मान लो आपके सामने यहां पे क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। तो जब आप क्या कहते हैं जीरो ग्रुप पढ़ रहे होते हो, क्या पढ़ रहे होते हो? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्या होता है? अमोनियम आयन का होता है। तो उसमें पढ़ाया जाता है कि देखो बेटा ये टेस्ट ट्यूब है और देखो बेटा ये टेस्ट ट्यूब में से क्या हो रहा है, मान लो अमोनिया निकल रही है। तो कैसे पहचानेंगे कि देखो ये ग्लास रॉड है, इसको कंसंट्रेटेड HCl में डिप करेंगे और टेस्ट ट्यूब के इस तरह से माउथ पे लेकर के जाएंगे। तो माउथ पे लेकर के जाने पे क्या होगा, वहां से तो अमोनिया निकल रही है और देखो यहां से HCl है, तो देखो दोनों मिलकर के वहां पे क्या करेंगे, NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बना देंगे। क्या बना देंगे? वाइट फ्यूम्स बना देंगे। तो वाइट फ्यूम्स वहां से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो हो गई ना एसिड बेस रेडिकल, सॉरी एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना ये एक तरह की। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं एसिड बेस रिएक्शन। जैसे मान लो ये HNO3 है साहब और ये आपका अमोनिया है, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? अमोनियम नाइट्रेट बना देंगे। बात समझ में आ रही है? क्या बना देंगे? अमोनियम नाइट्रेट बना देंगे। इसी तरीके से
मान लो ये CO2 है मान लो, और ये मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये CaCO3 बन जाएगा। अब कहने को ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, अगर एस ब्लॉक उठा करके देखेंगे तो एस ब्लॉक में आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की प्रिपरेशन दिखाई देगी। तो बताओ अब कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में क्यों याद करूं? क्या मुझे नहीं पता कि हाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड बेस आपस में मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन जो होती हैं बेटा वो कहीं पे भी काम आ सकती हैं, वो एसिडिक रेडिकल में भी काम आ सकती हैं, वो बेसिक रेडिकल में भी काम आ सकती हैं। अब बात आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये और एक रेडॉक्स रिएक्शन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, सबसे ज्यादा। वैसे तो कॉम्प्लेक्स भी कम नहीं था, लेकिन उसको तो हमने फोड़ दिया अच्छे से होपफुली, है ना। लेकिन अब जो रिएक्शन बताने जा रहा हूं ना, ये रिएक्शन बहुत परेशान करती है। कैसे? कुछ नाम होते हैं, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, इप्सम, जिप्सम, ग्लोबल सॉल्ट, डोलोमाइट, ये वो फलाना ढिमाका, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे। वो सॉल्ट देकर के आपसे पूछा जाता है बताइए ऑन हीटिंग ये क्या देंगे। अब बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा रट्टा मारता है, सोचता है कैसे याद करूं, कौन क्या देगा, क्या करेगा कहीं पे। अच्छा, उससे भी मजे की बात, कार्बोनेट के दो सॉल्ट, एक मान लो Na2CO3 है और एक मान लो ZnCO3 है, ठीक है ना। और मान लो ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, या इंटीजर टाइप में भी ऐसे ही 5-6 ऑप्शन आपको दे देगा। अब बोलेगा बताओ इनमें से किसमें से CO2 निकलती है। तो मजे की बात, ये CO2 देता है और ये नहीं देता है। अब बच्चा अपना सर पकड़ लेता है, क्यों? बोलता है यार ये अच्छा मजाक है, दोनों के दोनों कार्बोनेट हैं, कहीं एक जगह CO2 आ रही है, कहीं एक जगह CO2 नहीं आ रही है, ये क्या मजाक है, कैसे पता करूं? तो भाई परेशान मत होइए, अब से ठीक अगले 5 मिनट के बाद आपके सामने कोई भी आ जाए, कार्बोनेट का कंपाउंड आ जाए, सल्फेट का कंपाउंड आ जाए, हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड आ जाए, आप सबका प्रॉपर रिप्लाई देंगे, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हार्डली विद इन 5 मिनट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन 5 मिनट को, देखिए। तो रिएक्शंस को बिखरे बिखरे मत पढ़िए। सोडियम कार्बोनेट एस ब्लॉक में पढ़ लिया कि CO2 नहीं देता, जिंक कार्बोनेट को डी ब्लॉक में पढ़ा CO2 देता है। तो यही इसी वजह से तो क्या कहते हैं, वेब सीरीज वाले भी क्या करते हैं, रिएक्शन, वो क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एक जगह एक कंपाउंड रिएक्शन दे रहा है, वैसा ही वैसा ही एक जगह वो कंपाउंड रिएक्शन देना बंद कर देता है। अरे ये कोई मजाक है? तो भाई उनको तो क्या है ना, देखो पैसा कमाना है, उनको तो एक मजाक क्रिएट करना है। बच्चे उसको सीरियसली ले लेते हैं, बच्चे उस मजाक को मजाक में नहीं लेते, वो सीरियसली ले लेते हैं। वो सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है। अबे काहे को सही है बे, ये कहां से सही है? आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आइए जरा उस ज्ञान को पूरा कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करिए कि मैंने सबसे पहले कार्बोनेट को लिया है, CO3 2- को। तो CO3 2- में मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। CO3 2- में मैंने इस तरह से 3 कॉलम बना लिए। सबसे पहले वाले में लिखा Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। ये फर्स्ट ग्रुप के मैंने सारे कैटाइंस को एक जगह लिख लिया, ठीक है। अब इसको फेजांस रूल से जोड़े देता हूं, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से, जो आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके होते हो। फेजांस रूल कहता है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है। अब फाई बराबर क्या होता है बेटा, C/R होता है। हां सर होता है। तो अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है यानी कि फाई कम हो रहा है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहे हैं, यानी कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कहने का मतलब है आयनिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब समझते हो क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है
कि मान लो आपके सामने दो कंपाउंड हैं ए और बी, और आप टेम्परेचर दिए जा रहे हो, मालूम चला ए तो नहीं टूटा, बी टूट गया, तो जानते हो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ए थर्मली ज्यादा स्टेबल है किससे, बी से, या यूं बोल सकते हैं बी थर्मली कम स्टेबल है किससे, ए से। तो थर्मली स्टेबल कौन ज्यादा है कौन कम है, इस चीज को समझना है हमें। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, हाँ बढ़ती जा रही है। तो यहां पे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन तो बेसिकली एक ही है, बस पूछने का तरीका बदल दूंगा। क्या बताइए, इन सब में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके पास है? तो आप बोलेंगे सर नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, यानी कि सीजियम के पास है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा अलग तरीके से पूछता हूं, बताइए सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसके पास है? सर लिथियम के पास है। बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है? सर वो लिथियम के पास है। तो जिसके पास आयनिक कैरेक्टर कम है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, या यूं कहिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है। तो कोवेलेंट कंपाउंड तो टूट जाते हैं आसानी से, आयनिक कंपाउंड नहीं टूटते। तो बाय द एंड समरी इज दिस, लिथियम कार्बोनेट को जब आप ऑन हीटिंग ब्रेक करोगे तो वो देगा आपको Li2O और CO2। लेकिन बाकी में से इनमें से किसी को भी अगर आप ब्रेक करोगे तो वो ब्रेक होने पे आपको क्या देगा लाला? नो रिएक्शन। कहने का मतलब है ऑन हीटिंग कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, सॉरी ऑन हीटिंग कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं होगा, रिएक्शन नहीं देगा। वो एक वॉचवर्ड है ना बहुत फेमस, जान जाए पर वचन ना जाए, यानी कि मेल्ट हो जाएंगे लेकिन रिएक्शन नहीं देंगे। तो अब आपके सामने ये लॉजिक क्लियर हो गया क्या, कि Na2CO3 ऑन हीटिंग CO2 नहीं दे रहा है लेकिन ZnCO3 दे रहा है। तो अगर कोई बच्चा आपके सामने, आपका कोई फ्रेंड आपसे बोले यार ये तो नहीं देता ये देता है यार, ये तो रटना ही पड़ेगा, तो बोलना रटने की जरूरत नहीं है, उसको बोलना भाई मेरे पी ब्लॉक क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल होती है ना, तो पीरियोडिक टेबल में यहां वाले जो कंपाउंड है उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और यहां आने पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो भैया जिंक कार्बोनेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, वो टूट जाता है, आयनिक वाले नहीं टूटते हैं। मिल गया लॉजिक, और कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात, आप वो चीजें रट रहे होते हो जिनको कहीं ना कहीं आप जिनके कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में पहले से पढ़ के आए हुए होते हो। सच सच बताना, क्या आपने आयनिक कैरेक्टर कभी नहीं पढ़ा? आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं पढ़ा, आप बोलोगे हाँ पढ़ा है। और मजे की बात, मैं उसी का यूज करके आपको पढ़ा रहा हूं। समस्या ये है कि सारी चीजें हमारे सामने है। ये ठीक वैसी सिचुएशन है कि टेबल पे फॉर्क है, नाइफ है, ये है, तरह तरह की कटलरी रखी हुई है, बस हमको उसको यूज करना नहीं आता है। वो जैसे क्या कहलाती है, चॉपस्टिक्स कहलाती है ना, उनको पकड़ के किस तरह से नूडल खाना चाहिए, नूडल सामने है, उसको खाने के लिए कटलरी सामने है, बस हमको उसको पकड़ना नहीं आता, उसको चलाना नहीं आता, उसको यूज करना नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे, ये चीज को हमें समझना जरूरी है कि इनका यूज कैसे किया जाए। नहीं तो पढ़ने का क्या फायदा, अगर आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर पढ़ने का क्या फायदा उन चीजों का। क्यों आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग से पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है? मत पढ़ाओ पीरियोडिक टेबल, अरे भाई कोई यूज होगा तभी तो बता रहे हैं ना। क्यों पीरियोडिक टेबल से पहले बोला जाता है कि भाई क्वांटम नंबर पढ़ लेना? कोई यूज होगा तभी तो बोला जाता है ना। तो जब आपको पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब उसका कोई यूज है, इसका मतलब कि आगे आने वाले चैप्टर्स में उनका कोई ना कोई यूज आएगा, वो वहां पे उनका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो आप तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे या कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको सारी चीजें अच्छे से पता होंगी। ठीक है ना? तो उनका यूज करना सीखो, शॉर्टकट मत अपनाओ बेटा। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है, मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला आता है मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट की बात आती है, ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। यानी कि दुनिया भर के कोई भी मेटल कार्बोनेट ले आओ, इसमें सब आ गए, दुनिया भर के कोई भी मेटल कार्बोनेट ले आओ,
वो ऑन हीटिंग ब्रेक हो जाते हैं। Zn लाओ, ZnCO3 लाओ, ZnOCO2 बनाएगा। Pb लाओ, PbCO3 लाओ, PbO CO2 बनाएगा। जो लाना है ले आओ, यही बनेगा। नेक्स्ट, चार ऐसे होते हैं जो थोड़े से अकड़ू होते हैं, बोलते हैं हम थोड़ा अलग टाइप की रिएक्शन देंगे, Ag, Hg, Au और Pt। ये थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन देते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे इमेजिन करो कि मेरे सामने Ag2CO3 है। अब Ag2CO3 ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा लाला? Ag2O प्लस CO2 में। अब आप बोलोगे सर ये तो वैसी ही रिएक्शन है। नहीं, आगे सुनो। नॉर्मल मेटल्स हैं जिनकी एफिनिटी अपने ऑक्सीजन के साथ बहुत कम होती है, तो Ag2O फाइनली ब्रेक होगा किसमें? Ag प्लस O में। यह बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल मेटल्स क्या देते हैं ऑन हीटिंग, तो बता देना नेटिव फॉर्म ऑफ मेटल देते हैं, प्लस CO2 देते हैं, प्लस ऑक्सीजन देते हैं। नेटिव फॉर्म ऑफ मेटल देते हैं, प्लस CO2 देते हैं, प्लस ऑक्सीजन देते हैं। यह बात समझ में आ गई अच्छे से? तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना? इन रिएक्शंस को पढ़ने के बाद अगर आप 11th क्लास पढ़ के आ चुके हैं और वहां पे आपने 2 मिनट के लिए मान लो एस ब्लॉक पढ़ा है, वहां पे 2 मिनट के लिए मान लो आपने बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली पढ़ी है, वहां पे आपने मान लो हाइड्रोजन कंपाउंड पढ़ा है, आपकी काफी रिएक्शंस कवर होती जाएंगी। बोले तो टची टची सा फील आएगा कि हाँ यार, ये तो यार पहले कभी अपन ने इन चीजों को देखा हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पकड़ चाहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस को, ब्लॉक केमिस्ट्री को हैक कर लेना चाहते हैं, तो इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्बोनेट का हमारा क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। एक शानदार चीज बताने जा रहा हूं, तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्या मतलब सर? कार्बोनेट क्या देता है? सर कार्बोनेट तो अभी आपने बताया ना CO2 देता है। हाँ, इसी तरीके से सेम रिएक्शन फॉर SO4 2- क्या देगा? SO3। इसी तरीके से वेट ए मिनट, सेम रिएक्शन फॉर OH- क्या देगा? H2O। सर आप कहना क्या चाहते हो? भाई मेरे, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे Na2CO3 की जगह तुम Na2SO4 ले आओ, आंसर तुम्हें बोलना है नो रिएक्शन। यहां पे तुम Li2CO3 की जगह Li2SO4 ले आओ, आंसर तुम्हें बोलना है Li2O प्लस SO3। क्या सर ये सब पे अप्लाई होता है? हाँ हाँ हाँ, ये सब पे अप्लाई होता है। मान लो यहां पे NaOH ले आओ, तुम्हें आंसर बोलना है नो रिएक्शन। यहां पे तुम LiOH ले आओ, तुम्हें बोलना है Li2O प्लस H2O। कहने का मतलब यह है कि ये वो रिएक्शंस हैं जो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिखी हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ये सेम रिएक्शंस हैं जो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं। आइए जरा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ब्लू विट्रियोल है, तो ब्लू विट्रियोल किसे बोला गया है? CuSO4, ठीक है ना, .5H2O को। तो 5H2O को भाड़ में जान दो, मुद्दे की बात करते हैं CuSO4 की। फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सर इस हिसाब से तो CuO प्लस SO3 होना चाहिए। वही होता है, वही होता है, CuO प्लस SO3 होता है। और ऑन हीटिंग ये होता है, मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो भी CuO होता है, बस SO3 ब्रेक हो जाता है SO2 प्लस O में। क्या ये सर सबके साथ होता है? हाँ बेटा, सबके साथ होता है। कोई भी सल्फेट होगा ना, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो SO3 भी ब्रेक हो जाएगा SO2 प्लस O में। SO2 प्लस O में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आगे ग्रीन विट्रियोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल की बात कर रहा हूं, मान लो जैसे अपना FeSO4 है, .7H2O। तो FeSO4 पहले नो डाउट इन इट किस में ब्रेक होगा? FeO में ब्रेक होगा, प्लस SO3 देगा। यही होना चाहिए?
हाँ होता भी यही है, सच्चाई तो यह है कि हाँ होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से क्या होता है, कुछ SO3 टूट जाता है किसमें, SO2 में प्लस O में। अब कुछ SO3 अगर टूट गया किसमें, SO2 प्लस O में, तो ये SO2 तो यहीं का यहीं रह जाता है, लेकिन ये जो O है ये पलट करके FeO को ऑक्सीडाइज कर देता है, और FeO को ऑक्सीडाइज करने की वजह से फाइनली ये बनाता है क्या, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। अब आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, बेटा नॉर्मल पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब है कैसे, कहने का मतलब है कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा दिया जाता है कि कौन से कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कौन से रिड्यूस हो सकते हैं, कौन से कंपाउंड स्टेबल होते हैं किस ऑक्सीडेशन में, कौन से कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं किस ऑक्सीडेशन में, ये सारी चीजें वहां बता दी जाती हैं। तो Fe जो है वो FeO बना रहा है, लेकिन वो Fe2O3 में ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को उसमें ज्यादा स्टेबलाइज फील कर रहा है। एंड फाइनली क्या कहते हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होकर के Fe2O3 बना लेता है, विच इज ग्रीन कलर, सॉरी विच इज रेडिश ब्राउन कलर। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के 100 बातों की एक बात, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, बताओ ब्लू विट्रियोल क्या देगा, वहां पे लिखा होगा A और B, और लिखा होगा A ब्लैक कलर होता है, B गैसियस कंपाउंड होता है। अब आप पहचान लेना कि वो A किसकी बात कर रहा है, B किसकी बात कर रहा है। यहां पे लिखेगा ABC, आप पहचान जाना कि A ये है, B वो है, C वो है। या आपसे पूछ लेगा बताओ ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑन हीटिंग 2 तरह के एसिडिक ऑक्साइड देता है, बोल देना भाई ग्रीन विट्रियोल है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आइए जरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। देखिए आ गया वही क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था। तो Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 ये ऐसे कंपाउंड है जो ऑन हीटिंग कोई मेटल ऑक्साइड नहीं देते। रीजन, ऑन हीटिंग ये रिएक्शन ही नहीं देते, ऑन हीटिंग ये रिएक्शन ही नहीं देते। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। क्या आता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। जी हां, आईआईटी में क्या आ चुका है बेटा, क्वेश्चन आ चुका है, अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ चुका है, इसी साल में एडवांस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, रटा जाता है कि कभी तो अमोनियम आयन जो है वो N2 दे रहा है, कभी अमोनियम आयन N2O दे रहा है। आखिरकार कब N2O दे रहा है, कब N2 दे रहा है, और कब अमोनिया दे रहा है, यह बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं कहता हूं इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़िए। किसके हिसाब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कैसे, देखिए अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं उनके साथ जो एनायन होता है, मान लीजिए कि अमोनियम सॉल्ट है NH4X। अब ये जो X एनायन है, या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर ये X नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अमोनियम आयन N2 देगा या फिर N2O देगा। अगर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो अमोनियम आयन अमोनिया देगा। अगर इतनी सी बात बच्चे को पता हो तो कसम से कह रहा हूं वो रिएक्शन को रटना ही छोड़ देगा। मात्र इतनी सी चीज आपकी हर तरह की रिएक्शंस को कवर कर सकती है, मात्र इतनी सी चीज। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अमोनियम आयन, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मान लीजिए X, तो अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा ना, और नहीं है तो फिर अमोनिया का अमोनिया ही रहने देगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जैसे Cr2O7 2-, जैसे iO3-, जैसे NO3-, जैसे NO2-, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
नॉन ऑक्सीडाइजिंग कौन है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग है जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड या हैलाइड, कोई भी आप मान सकते हो। ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में आते हैं। और ये सब किस में आते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिरकार इनमें से कौन है जो क्या कहते हैं, आई रिपीट, इनमें से कौन है जो N2 देता है, कौन है जो NO2 देता है? बात समझ में आ रही है? तो आइए जरा उसको भी समझे लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज बताने जा रहा हूं। क्रोमेट, डाइक्रोमेट है, इसके साथ N2 मिलेगा। आयोडेट है, N2 मिलेगा। NO2 माइनस है, N2 मिलेगा। NO3 माइनस है, N2O मिलेगा। बस बात खत्म। इतना आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आई रिपीट, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उन सबके साथ N2 मिलेगा। सिर्फ एक NO3 माइनस है जिसके साथ N2O मिलता है, ऐसे याद रख लें। और बाकी ये तो सब क्या करेंगे बेटा? ये तो सब अमोनिया देंगे ही देंगे। इन सब की प्रेजेंस में तो अमोनियम आयन ही मिलेगा ऑन हीटिंग। इन सब की प्रेजेंस में क्या मिलेगा? अमोनियम आयन मिलेगा। आइए मैं आपको एक आध एग्जांपल करा देता हूं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए अमोनियम सल्फेट है। क्या है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, तो भाई सल्फेट है ना? क्या देना चाहिए था? SO3 देना चाहिए, हाँ देगा। और इसमें अमोनिया मिलना चाहिए, हाँ मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनिया प्लस SO3 प्लस H2O। लेकिन वहीं पे 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि अमोनियम नाइट्राइट है, NH4NO2। तो अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग है, ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग था, ये तो ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये क्या देगा? N2 देगा, H2O देगा। अभी मान लीजिए कि यहां पे क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है, तो N2O देगा और H2O देगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको ये एग्जाम्पल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल मेरी बताई हुई इस चीज को फॉलो कर लीजिए। दिस इज माई प्रॉमिस कि आपका काम इसी से हो जाएगा। क्या है? कि भाई ऑक्सीडाइजिंग के साथ ये होता है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग के साथ ये होता है। सिर्फ इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। आई रिपीट, सिर्फ इतनी सी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट विल गिव N2O? तो हमें आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है? क्या मिलेगा बेटा? NH4NO3 मिलेगा। अब बात आती है एसिड की। किसकी बात आती है? एसिड की। देखिए हीटिंग इफेक्ट हमें एसिड का भी पता होना चाहिए। जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो जब भी सामने उसको किसी को ऑक्सीडाइज करना होता है तो वो उसके सामने कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, लाइक दिस। डाइल्यूट कैसे ब्रेक होता है? लाइक दिस। और आगे की कहानी आपको पता है कि ऑक्सीजन के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज होके जाएगा। H2SO4 कैसे ब्रेक होगा? अभी अभी सिखाया था, जैसे सल्फेट ब्रेक होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दो तो कैसे ब्रेक होगा? तो भाई अभी अभी बताया था कि SO3 भी ब्रेक हो जाएगा SO2 प्लस O में। H3PO4 ऑक्सीडेशन, ये जो H3PO4 है +5 ऑक्सीडेशन है। क्या है? +5। वैसे ये सब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में ही है, ठीक है ना? अब ये कैसे ब्रेक होता है? तो इसके लिए याद रखना है बेटा हमें ppm। ppm की फुल फॉर्म क्या है? यहां पे पार्ट्स पर मिलियन मत याद रख लेना। ppm का मतलब है, पहले P का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि आप देख पा रहे हैं। दूसरे P का मतलब है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तीसरे P का मतलब है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या मतलब? फॉस्फोरिक एसिड को जब आप हीट करते हो तो भाई मान लो कि 2 फॉस्फोरिक एसिड आप लोगे,
कितने? 2 फॉस्फोरिक एसिड। तो भाई 2 फॉस्फोरिक एसिड को आप हीट करोगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनना कंफर्म है। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, एक वाटर निकाल दो, मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, हाँ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दो इसमें से, तो H4P2O7 बनता हुआ दिखाई देगा। बस ये मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। आगे और ज्यादा आप इसको हीट करोगे तो ये HPO3 बनता हुआ दिखाई देगा, और ज्यादा हीट करोगे तो ये P2O5 बनता हुआ दिखाई देगा। अब ppm में ये P है, ये P है और ये M है, और इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। P मीन्स फॉस्फोरिक, P मीन्स पायरोफॉस्फोरिक, M मीन्स मेटाफॉस्फोरिक। ppm फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, ये 3 एसिड होते हैं जो एक के बाद एक के बाद एक बैक टू बैक बनते हैं, एंड फाइनली हमें मिलता है P2O5, एक एनहाइड्रिक फॉर्म। तो हमने इसको याद रखने के लिए क्या बना लिया? ppm, ताकि हमें याद रहे। अब वो तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? आपको क्या बोलेगा? H3PO4 है, ठीक है, अब बोलेगा इसके बाद A बनता है, फिर B बनता है, फिर C बनता है, बताओ ये ABC कौन है? या फिर आपको वो दे देगा, फाइनली उसको बोल देगा कि ये है, और इनको P2O5 नाम दे देगा आपको, और बोलेगा ये A है, ये B है, ये C है, बताओ ABC कौन है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जिस तरह से ये ppm है, वैसे ही बोरिक एसिड क्या है बेटा? BMT। आई रिपीट, BMT का मतलब बोरिक, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक। तो बोरिक एसिड को अगर आप हीट करोगे तो HbO2 मेटाबोरिक बनेगा, मेटाबोरिक को आप हीट करोगे तो H2B4O7 टेट्राबोरिक बनेगा, और टेट्राबोरिक को फाइनली आप हीट करोगे तो B2O3 बनेगा, यानी कि BMT बनेगा, यानी कि बोरिक, मेटाबोरिक और टेट्राबोरिक। ये बात समझ में आ गई? तो ये B है बोरिक, ये M है मेटाबोरिक, और ये T है टेट्राबोरिक, BMT, बोरिक, मेटाबोरिक और टेट्राबोरिक। तो ये हमारे एसिड हो गए। लेकिन यहां पे जितने भी एसिड आपने देखे हैं, ये सारे एसिड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन लेकर के बैठे हैं। तो क्या हुआ सर? अरे भाई देखो तो सही, कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में नहीं होते, यानी कि सेंट्रल एटम उनका जो होता है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन में होते हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो शो करते हैं, आइए जरा उनको भी अपन समझे लेते हैं। जरा ध्यान से देखना, जैसे HNO2 है, तो ये क्या करेगा बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या देगा? H2O देगा, NO देगा और HNO3 देगा। अब आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन हुई कैसे? आइए मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन कैसे हुई। ये HNO2 है, ब्रेक हुआ H2O प्लस 2NO प्लस O में। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? पलट करके अटैक कर देगा बाकी बचे हुए HNO2 पे। तो भाई HNO2 की तो निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि ये तो +3 में था, और ये तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में जाना चाहता है +5 में, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो बेटा ये मिलकर के क्या बनाएंगे? HNO3 बना लेंगे। ये लो भाई, बन गया, HNO3 बन गया। तो इस तरीके से ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। O से O कैंसिल हो गया, और इनको आप चेक कर लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल। क्लियर है मेरे भाई? चलिए इसी तरीके से H3PO2 को ले लीजिए। H3PO2 क्या करता है? H3PO2 देता है PH3 प्लस H3PO4। क्या मतलब? कैसे? आइए मैं आपको बता देता हूं। इमेजिन करो कि ये H3PO2 है, PH3 प्लस 2O देगा। अब ये ऑक्सीजन बाकी बचे हुए H3PO2 पे क्या कर देंगे बेटा? अटैक। अब इसको किस में बदल देंगे? H3PO4 में। तो ये तो चाहते भी थे कि हम किस में बदल जाएं?
जस्ट ए सेकेंड, सही है। तो ये तो चाहते भी थे कि हम किस में बदल जाएं, H3PO4 में बदल जाएं, तो इनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। ये लो भाई बदल गए। तो अब बैलेंस करके लिख दो, कितने H3PO2, दो, क्या देते हैं, एक PH3 और एक H3PO4। तो ये लो भैया लिख दिया, एक PH3 और एक H3PO4, कितने मिलके, दो मिलके। इसी तरीके से ये चार आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, PH3 बनाएंगे और तीन H3PO4 बनाएंगे। क्लियर है। और इसी तरह से अपना H2SO3 हो गया, HClO3 हो गया, जो भी अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे, ये तो मान के चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी बचता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बचता है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए जरा इस रेडॉक्स रिएक्शन को भी देखे लेते हैं। देखिए कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है ओपीआरपी पे। ओपी बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल। और ओपीआरपी जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पीएच पर, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर। तो कैसे करता है, आइए जरा देखे लेते हैं। पहले पीएच को देखे लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना पीएच को। आप लोगों ने KMnO4 के बारे में सुना होगा, हाँ, तो हमने यहां पे ले लिया MnO4 माइनस। अब MnO4 माइनस की रिएक्शन हमने अलग अलग मीडियम में करा करके देखी। इमेजिन करिए कि मीडियम एसिडिक है, इमेजिन करिए कि मीडियम न्यूट्रल है, और इमेजिन करिए कि मीडियम बेसिक है। तो एसिडिक मीडियम में ये किस में बदल जाता है, Mn2+ में बदल जाता है, न्यूट्रल में ये बदल जाता है MnO2 में, और बेसिक मीडियम में ये बदल जाता है MnO4 2- में। ये बात समझ में आ गई। ये रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। कैसे, आप देखिए, ये +7 था, हां, ये +2 है, ये +4 है, ये +6 है। तो क्या ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रही, हां बिल्कुल हो रही है। यानी कि मीडियम में क्या हो रहा है बेटा, मीडियम में ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं। अब आप बोलेंगे सब पहचानेंगे कैसे, कलर से। किससे, कलर से। कैसे, ये कुछ पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। बात समझ में आ रही है। ये कैसा हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। और ये कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो कलर चेंज से हमें पता चल जाता है, आई रिपीट, कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है। अगर आपने KMnO4 को मान लीजिए डाल दिया, वो कलरलेस हो गया, तो समझ जाना मीडियम एसिडिक था। ब्राउन कलर का पीपीटी आ गया, समझ जाना मीडियम न्यूट्रल था। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ गया, समझ जाना कि वो मीडियम बेसिक था। ये बात समझ में आ गई। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है जो पीएच से पहचानी जाती है। किससे पहचानी जाती है, पीएच से। अब आप बोलेंगे सर इसको क्या कहते हैं, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मतलब आपके चेहरे पे एक अलग ही लेवल की स्माइल होगी। क्या, देखिए, रिएक्शन हमने यहां पे तीन तीन पढ़ी है। क्वेश्चन इन तीनों में से किसी में से भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके रिएक्शन काम आती है वो आती है एसिडिक मीडियम में। कैसे, क्या आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा रिएक्शन विद एसिडिफाई KMnO4? क्या ये लाइन आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी? सब पढ़ी है ना। रिएक्शन विद एसिडिफाई KMnO4, इसके साथ, उसके साथ, फला के साथ, ढिमाका के साथ, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? हाँ सब पढ़ी है। वो रिएक्शन यहीं से काम आती है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करिए कि ये अपना KMnO4 है। क्या है, KMnO4 है, और कैसा है, एसिडिफाई, यानी कि H2SO4 के साथ है। क्या बनाता है, K2SO4 बनाता है, MnSO4 बनाता है, H2O बनाता है,
और O बनाता है। अब मैं कहता हूं इस रिएक्शन को रटने की क्या जरूरत है, तो फिर सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, आपको पता है कि ये जो MnO4 माइनस है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। मिल गया हमें लॉजिक। एसिडिफाई के MnO4, अगर आपसे कोई बोले यार तुझे कैसे पता कि यहां MnSO4 बनेगा, तो उसको बोलना भाई फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को चल तू नफरत करता है, कोई बात नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री को तो तू भाई बहुत बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट समझता है ना, तो उसमें भी तो बताया था ना कि Mn+7 जो है यानी कि MnO4 माइनस जो है वो एसिडिक मीडियम में +2 में बदल जाता है। बोले हाँ बताया था, तो वो यही तो है, Mn+2 ही तो है वो MnSO4। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे क्या होता है बेटा, यूजली चीजों को पांडुलिपि में लिख दिया जाता है, मींस ऐसे शॉर्टकट मार करके लिख दिया जाता है, और बच्चे के वो ऊपर से बाउंस कर जाता है, समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो सीधी सी बात है। अब बैलेंस करने का जहां तक तरीका है, तो बैलेंस करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सबसे पहले बैलेंस करो, लेस टू मोर, मतलब सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? पोटेशियम। वहां कितने हैं? 2, यहां पे 2 लिख दो। उसके बाद इससे आगे कौन है? मैग्नीज। तो मैग्नीज यहां पे कितने हैं? 2, वहां कितना है? 1, तो भाई इसे 2 लिख दो। अब यहां पे कितने सल्फेट हैं? 3, यहां कितना है? 1, तो इसे 3 लिख दो। अब ये 3H2 मिलके 3H2O बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, तो 3H2O लिख दो। अब इन 3H2O के पास थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि 3H2O के पास 3 O कहां से आए, कि भाई यहां से आए। यहां कितने O हैं? यहां पे टोटल 8 O हैं। 8 में से कितने चले गए? 3 चले गए, कितने बचे? 5 बचे। तो भाई मेरे यहां पे 5 लिख दो। ये लो, हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब आप याद करो, आप लोग रिएक्शन पढ़ते हो, रिएक्शन विद एसिडिफाई KMnO4 ना जाने कितनी बार पढ़ी होगी। मैं कहता हूं लगाते जाओ, जिसके साथ लगाना है लगाते जाओ। NO2 माइनस को ये ऑक्सीजन NO3 माइनस में बदल देगा, ये वाला। SO3 2 माइनस को ये ऑक्सीजन SO4 2 माइनस में बदल देगा। बात समझ में आ रही है? PO4 3 माइनस को ये ऑक्सीजन, PO4 3 माइनस को ये ऑक्सीजन किस में बदल देगा? सॉरी, PO4 3 माइनस बोला था ना मैंने, ओके ओके सॉरी सॉरी। तो PO4 3 माइनस है। अब फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में है, तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन आ जाएगा। अगर यहां पे मान लो PO3 2 माइनस होता तो अभी गुंजाइश बाकी थी रिएक्शन की, चांसेस अभी बाकी थे कि रिएक्शन हो जाए, अरे हाँ या ना। तो बाय द एंड समरीज दिस, उस केस में ये क्या हो जाएगा? उस केस में ये बन जाएगा अपना, बोले तो PO4 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो कुल मिलाकर के भाई मेरे, कुल मिलाकर के HPO3 2 माइनस, सॉरी, हाँ, कुल मिलाकर के ये क्या करेगा बेटा? सामने इसके जो भी आएगा ऑक्सीडाइज होता जाएगा। मान लो सामने कोई HX आ गया, जैसे HX के नाम पे HBr HI कोई भी आ गया, तो ये उसको किस में बदल देगा? X2 में बदल देगा। अगर इसके सामने Fe+2 आ गया तो ये उसको Fe+3 में बदल देगा। यानी कि कहने का मतलब है, जो आप कहने को एक मामूली सी रिएक्शन पढ़ते हो, क्या देखो बच्चों MnO4 माइनस ने Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, कौन सी किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। आप ये देखो उसका कितना बड़ा रोल है, आप देखिए उसका कितना बड़ा रोल है। बात समझ में आ रही है? आप यहां पे कार्बोनेट ले आइए, आंसर नो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में है। ठीक है, तो जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में है वो इससे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो ये सब हैं। तो मतलब कहने का है कि इस तरह से आप रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो।
और ये चीजें कब आती हैं बेटा? ये चीजें आती हैं जब आप प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में पढ़ो। आज मान लो हमारे पास समय कम है, तो कम समय में मुझे आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए शांत मन से सोचिए कि यही सारी चीजें अगर आपने सिस्टमेटिक वे में पढ़ी होती तो आज आप किस लेवल पे आ गए होते। तो मैं कहता हूं कि अभी भी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक की ब्लॉक केमिस्ट्री पे कंट्रोल हो जाए, तो भैया कहीं से भी लेक्चर्स को निकालिए, और क्या कहते हैं, आजकल मामूली बात है भाई, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसके पास पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ना हो, है ना? तो आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन तो होते ही हैं। तो किसी भी बैच में जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, लक्ष्य में भी पढ़ाया था, प्रयास में भी पढ़ाया है, बहुत से बैचेस में, एयर बैचेस हैं उनमें भी पढ़ाया है, तो भाई क्या करें, आप वहां से सॉर्ट एनालिसिस के मेरे नोट्स को निकालें, ऑन सॉर्ट एनालिसिस के नोट्स को एक बार थॉरोली अच्छे से प्रॉपर वे में स्टडी करें, एक परफेक्ट सीक्वेंस के साथ। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल शुरू के मेरे 5-6 जो लेक्चर हैं, मात्र 5 या 6 लेक्चर बता रहा हूं, उन लेक्चर्स को आप एक बार देखिए। सॉल्ट एनालिसिस के जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है शुरू के 5 लेक्चर में, उसमें सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं, एक बार उनको देख जाइए। आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री, ये वो सारी चीजें, आपकी सारी मुसीबतें हल हो जानी है, सारी। मतलब मान करके चलिए कि सॉल्ट एनालिसिस जो है, मैं 15-15, 16-16, 18-18 लेक्चर पढ़ाता हूँ, और उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री जानते हो मैं कितने में खत्म कर देता हूँ? हद से हद बता रहा हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक मिला करके 10 से 12 लेक्चर में खत्म कर देता हूँ। वहीं पे यही चीज कोई और अगर पढ़ाए तो भाई उसको चाहिए कम से कम 20 लेक्चर। मैं क्यों पढ़ाऊं 20 लेक्चर, जब मैंने सारी चीजें किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, जब वो सारी चीजें मैंने कहाँ बता दी हैं, सॉल्ट में, और वो भी मात्र 5 लेक्चर में। तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारा टाइम किस में बचेगा? सॉल्ट एनालिसिस के 15 लेक्चर प्लस 12 लेक्चर किसके? 12 लेक्चर किसके? आई रिपीट, 12 लेक्चर तो ब्लॉक केमिस्ट्री के, और सॉल्ट एनालिसिस के कितने? 15 लेक्चर। और 15 भी मैं क्यों बोलूं, मात्र मैं तो 5 लेक्चर की बात कर रहा हूं। तो 12 और 5 कितने हो गए? 17 लेक्चर। यस आर नो? तो 17 लेक्चर में तुम्हारी पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री कवर हो रही है विद सॉल्ट एनालिसिस एक तरह से। और एक जगह तुम्हें 20 लेक्चर अकेले केवल क्या कहते हैं उसी में पढ़ने पड़ रहे हैं किसमें? ब्लॉक केमिस्ट्री में। यानी कि यहां तो मैं सॉल्ट एनालिसिस प्लस क्या कहते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री दोनों को अगर मिला लूं तो मैं उनको कितने हो गए भाई? 12 + 15 कितने हो गए? 27 लेक्चर। 27 लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूं? पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस खत्म कर रहा हूं। और कहां तुम अकेले 20 से 22 लेक्चर में सिर्फ ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म कर पा रहे हो, वो भी रट्टाफिकेशन के साथ, यानी कि रट्टा मार करके खत्म कर पा रहे हो। तो सोच लो तुम्हारे लिए बेस्ट डील क्या है। तो इसीलिए तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, अपने अंदर से इस नेगेटिविटी को निकालो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है नवंबर, अभी तुम्हारे पास समय है। दिसंबर है, जनवरी आने में अभी समय है, जनवरी के एंड में जाकर के मेंस वेंस जब भी होंगे, भाई तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अभी तुम हार्डली रोजाना नियम बना लोगे कि एक लेक्चर भी खत्म करना है। हाँ, और मैं तो कहता हूँ पूरा पूरा लेक्चर मत देखो, सिर्फ नोट्स पढ़ जाओ ना, उससे भी तुम्हारा भला हो जाना है, कसम से कह रहा हूँ। तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो भाई यहां पे बताने की कोशिश की गई है कि मेटल अलग अलग टेम्परेचर पे पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने पढ़ी होगी। क्या कहते हैं, लीके काका नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे और। ये रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने पढ़ी होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी है तो उसमें अपन लोग पढ़ते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, या फिर आयरन है। तो भाई नीचे जाने पे क्या होता जा रहा है? ओपी बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। तो सोडियम जो है अगर उसके सामने कोल्ड वाटर भी ले आओगे तो भी उससे आराम से ऑक्सीडाइज होके NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन दे देगा। लेकिन मैग्नीशियम के लिए थोड़ा सा कैसा पानी चलेगा? वार्म। क्यों?
क्योंकि मैग्नीशियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सोडियम से कम है। तो हल्का सा हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि मम्मी के कहने पे आप पढ़ने बैठ गए आराम से, एक मम्मी की डांट खा के पढ़ने बैठे, एक मम्मी की चप्पल खा के पढ़ने बैठे, एक पापा का जूता खाने के बाद पढ़ने बैठे। तो हर एक लेवल पे पढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो ये मम्मी ने कहा बेटा पढ़ ले, चुपचाप पढ़ा, यानी कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो गई। यहां पे मम्मी ने थोड़ी सी आंख दिखाई, बात समझ में आई? तो यहां पे वो तब जाके पढ़ने बैठा और उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ये बात समझ में आ गई? यहां पे मम्मी ने चप्पल निकाल ली, कहने का मतलब है दिस इज हॉट, ओके, तब जाके रिएक्शन हो रही है। और यहां पे तो पापा की बेल्ट काम आई, बोले तो स्ट्रीम, क्या है? स्ट्रीम। तब जाकर के क्या कहते हैं, यहां पर जाकर के रिएक्शन हुई। अब यहां पे दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली कि मेटल जब भी पानी से रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन देता है। एक बात तो ये ध्यान देने वाली है। दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली है कि मेटल जब पानी से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? पानी से रिएक्ट करता है। तो देखने वाली बात है कि पानी किस कंडीशन में है। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है, कहने का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में है ना, तब तो लो टेम्परेचर पे यानी कि आराम से, है ना, ये क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड बना लेगा। लेकिन यहां पे मान लो वेपर फॉर्म में है, पानी किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में है। तो वेपर फॉर्म में क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। आप देखिए यहां पे पानी को हमने स्टीम फॉर्म में लिया, ऑक्साइड बना। बाकी सब जगह पानी पानी था तो हाइड्रोक्साइड बना। कहने का मतलब यह है वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनता है और स्टीम फॉर्म में एनहाइड्रिक फॉर्म बनती है यानी कि ऑक्साइड बनता है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है। तो आप ये देखिएगा कि कब ऑक्साइड बनाना है, जब स्टीम हो, हाई टेम्परेचर हो, और जब नॉर्मल पानी से रिएक्शन हो रही है, चाहे वो कोल्ड वार्म हॉट कैसा भी हो, तो हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन हर केस में बनती है। अब अगर आपने क्या कहते हैं 11th क्लास में हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड पढ़ा है, तो बेटा ये हाइड्रोजन बनाने की एक जनरल मेथड प्रिपरेशन है। यह हाइड्रोजन बनाने की जनरल मेथड प्रिपरेशन है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल हमारा आता है कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनिएगा। बहुत ही सिंपल सोबर चीजें बताने जा रहा हूं। ये वो रिएक्शंस बताने जा रहा हूं जो आपकी मैक्सिमम रिएक्शंस को एक झटके में खत्म कर देंगी, खासकर एनाइंस की। किसकी? एनाइंस की और पी ब्लॉक की। आइए जरा इसको देखते हैं। देखिए कैसे यूज में लेना है, अब उसको जरा समझते हैं, ठीक है ना। पूरा कवर होगा इसमें, ब्लॉक केमिस्ट्री की भी कुछ रिएक्शंस कवर हो जाएंगी, बहुत कुछ, और सॉल्ट की भी। बहुत ध्यान से देखना। एसिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा एसिड? दो टाइप के। एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड और एक होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बात समझ में आ रही है? एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड और एक होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड में अपन ने मान लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग में हमने किसको मान लिया? डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl और एक कौन सा हो गया? डाइल्यूट H2SO4। कहने का मतलब है इसमें हमने उनको मान लिया जो सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और इसमें हमने उनको मान लिया जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? अब बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ली, के, काका, नाना, मंगोलिया, आए, है ना, मन, जान, कर, फेंका, कार्ड को, निकले, सुबह, पंजाब, हुआ, क्यों, हंगामा, आगे,
और ये पूरी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें आप क्या करें, हमने सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड पॉइंट हाइड्रोजन को माना। किसको माना? हाइड्रोजन को। तो QSP1 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। QSP1 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल above the hydrogen in reactivity series। तो जब इनकी रिएक्शन आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कराओगे तो ये सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब आप में से बहुत से बच्चों ने एक रिएक्शंस देखी होंगी, क्या? मान लो जैसे जिंक है ना, और ये मेटल HCl से रिएक्ट करता है। HCl कौन है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा। अब बताइए क्या इसको रटने की जरूरत है? हमें पता है कि मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर आप उनकी रिएक्शन नॉन ऑक्सीडाइजिंग से कराओगे तो वो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, बात खत्म। ये हमें पता है, सिंपल सी बात है। तो क्या ये हमें याद रखने की जरूरत है? आइए दूसरा QSP बताता हूं। QSP नंबर 2 देखिए, मेटल बिलो दी हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कहां है? नीचे है। अब भाई साहब अगर ऐसे मेटल की रिएक्शन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कराओगे, सीधा सा जवाब है आंसर इज नो रिएक्शन। याद करो, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि Ag या Au या Hg या Pt वॉट जो भी नोबल मेटल्स हैं, जो भी हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर आप उनकी रिएक्शन HCl से करा दो तो आंसर लिखा हुआ आता है नो रिएक्शन। बताइए इसमें कहां रटने की जरूरत है? हमने दो सेगमेंट बना लिए, एक हाइड्रोजन से ऊपर, एक हाइड्रोजन से नीचे। हाइड्रोजन से ऊपर नॉन ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट देंगे, हाइड्रोजन देंगे, बात खत्म। एक साथ देखते देखते 40-50 रिएक्शन खत्म। और वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं हाइड्रोजन से, वो रिएक्शन नहीं देंगे, देखते देखते 5-6 रिएक्शन एक साथ खत्म। तो भाई मेरे वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज का अपना एक पैटर्न होता है। आप उस पैटर्न को प्रॉपर फॉलो करिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और देखिए एक शानदार बताता हूं QSP, क्या? नंबर 3। अभी जो हमने सेगमेंट लिया था उसमें स्टैंडर्ड पॉइंट किसको माना? हाइड्रोजन को माना। अभी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग से। पहले किससे कराई थी? नॉन ऑक्सीडाइजिंग। अब किससे करा रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग। तो अब मेरा जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो हाइड्रोजन नहीं, Pb है। तो जरा ध्यान से देखना, मेटल above the Pb in रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं? ऑक्सीडाइजिंग एसिड से करा दूं। किससे करा दूं? ऑक्सीडाइजिंग से। अभी किससे कराई थी? नॉन ऑक्सीडाइजिंग। अब किससे करा रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग से। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के नाम पे मैंने क्या ले लिया? HNO3। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं ये अलग अलग कंसंट्रेशन के होते हैं। क्या मतलब? जैसे आपने सुना होगा डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, ऐसे सुना है नहीं सुना है? तो 3 तरह के HNO3 हैं, एक 70% है, एक 20% है और एक 6% है। तो मान लो 70% जो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके साथ क्या बनेगा? उसके साथ बनेगा मेटल नाइट्रेट बनेगा, और क्या बनेगा? NO2 बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। 20% वाले के साथ भी मेटल नाइट्रेट बनेगा, मगर बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या? N2O। और 6% वाले के साथ मेटल नाइट्रेट बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अमोनिया। और अमोनिया बेस है, मीडियम एसिडिक है, तो ये फाइनली बदल जाएगा अमोनियम नाइट्रेट में, NH4NO3 में। बात खत्म।
अब जैसे ये QsP3 है और इसमें मैंने लिखा कि वो मेटल जो Pb से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो रिएक्शन करके ये देते हैं। तो इसी तरह से Pb या Pb से नीचे वाले क्या देते हैं? तो QsP नंबर 4 मेटल जो बिलो दी Pb और Pb है ना इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो कैसे बिहेव करते हैं जरा देखना ध्यान से। सेवेंटी परसेंट वाले मेटल नाइट्रेट बनाएंगे, साथ में NO2 बनाएंगे। 20% वाले मेटल नाइट्रेट बनाएंगे, साथ में बनाएंगे NO, और 6% वाले रिएक्शन देने से मना कर देंगे, खत्म। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज बताओ। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। आज से करीब 8-10 साल पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया था, और ऐसा नहीं है कि आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद भी कई आ चुके हैं। मैं तो वो परफेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि यहां पे कॉपर और जिंक है, और एसिड कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग। और आप देखिए एक मेटल यानी कि जिंक जो Pb से ऊपर है, और एक मेटल यानी कि कॉपर जो Pb से नीचे है, और पूछा गया है बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। कैसे नहीं कर पाओगे? आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। ये देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो ये क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर भी देख सकते हैं, है ना। वैसे तो काफी हद तक मैंने जिन पॉइंट्स को टच किया है उसमें पूरी ईमानदारी रखी है ना। लेकिन फिर भी और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भाई लेक्चर्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो बाकी फिर अगले अटेम्प्ट पे अपनी वापस से मुलाकात होगी। आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे, आप लोगों को एस ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस बहुत पसंद आई। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत पसंद आएगा। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की भी केमिकल रिएक्शंस बता दीजिएगा। तो बिल्कुल बेटा बता देंगे। आज जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बताई हैं, अगले अटेम्प्ट पे जब हम डी ब्लॉक और ये सब पी ब्लॉक की रिएक्शंस देखेंगे तो उनमें यही सारी रिएक्शंस काम आती हुई दिखाई देंगी। तो इसलिए इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगले टर्न पे नई रिएक्शंस के साथ मिलेंगे, पी ब्लॉक डी ब्लॉक जो भी हैं उनके साथ मिलेंगे, है ना। कूल होकर के पढ़िए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय।